गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा विषय है 1917 की रूसी क्रांति। इससे पहले हम अमेरिका की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, इन सभी पर चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमें पढ़ना है वो है रूसी क्रांति। विश्व इतिहास में 1917 में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई जिसे यूरोपीय इतिहास में, विश्व इतिहास में रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस विश्व में एक महत्वपूर्ण देश है जिसने प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में और अन्य सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में एक सशक्त राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई। इस रूस का अपना एक समृद्ध इतिहास रहा है और इस इतिहास में देखते हैं कि यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान रही। अन्य देश में हमने देखा जैसे अमेरिका अपने मातृ देश इंग्लैंड के प्रति उत्तरदायी था। फ्रांस में हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर बुर्बोवंश का शासन था और वहाँ पर 1789 में जो क्रांति हुई, इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा लोकप्रिय हुई। ये व्यवस्था विश्व को दिखाई दी फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप। अमेरिकी जो क्रांति हुई थी, इसमें उपनिवेशवाद के विरुद्ध, साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक क्रांति शुरू हुई थी। और जब भी कोई क्रांति होती है तो ये कुछ नया परिणाम लेकर आती है। अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि विश्व में राष्ट्रीयता की विचारधारा, लोकतंत्र की विचारधारा और सामाजिक न्याय की विचारधारा लोकप्रिय हुई। फ्रांसीसी क्रांति से हम देखते हैं कि सामाजिक समानता की बात की गई, स्वतंत्रता की बात कही गई। रूसी क्रांति की यदि हम चर्चा करें तो 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, इस क्रांति के अनेक कारण थे जिसके कारण रूस का जो रोमानोव वंश था, रूस का जार था निकोलस द्वितीय, इसके खिलाफ इस क्रांति की शुरुआत 1905 में ही देखी गई थी, परंतु 1917 में ही अपने चरम पर गई। और रूसी क्रांति के लिए ये कहा जाता है, ट्रॉट्स्की ने ये कहा है कि जब भी बलवा होता है तो खून की नदियाँ बह जाती है, परंतु 1917 की जो क्रांति थी, रूसी क्रांति, इसमें रक्त की एक भी बूंद नहीं बही। इससे सीधा तात्पर्य है कि ये जो क्रांति की गई थी 1917 में, रूसी क्रांति, इस रूसी क्रांति में व्यवस्था में परिवर्तन होता है, राजतंत्र का अंत होता है और क्रांति आती है समाजवादियों के हाथ में। विश्व में एक नई विचारधारा लोकप्रिय होती है जिसे हमने समाजवाद के रूप में देखा। आप सभी को पता है कि विश्व इतिहास में शीत युद्ध जैसी अवधारणा लंबे समय तक प्रचलित रही, जिसमें सोवियत संघ के नाम से रूस ने समाजवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व किया था। आज हम इसी रूसी इतिहास को पढ़ेंगे रूसी क्रांति के माध्यम से। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1917 में रूस में क्रांति हुई। ये एक सीधी बात है कि विश्व के अन्य देशों की भांति रूस में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं थी जिनके विरुद्ध प्रतिक्रियाएं हो रही थी और ये प्रतिक्रियाएं, ये क्रांति कोई एक घटना के कारण या कोई एक कारण का परिणाम नहीं थी, अपितु कुछ घटनाएं तो अनेक शताब्दियों का परिणाम थी और कुछ घटनाएं तात्कालिक थी और इन सब ने मिलकर क्रांति का स्वरूप धारण कर लिया। इन सभी की चर्चा आज हम करेंगे। आज हम पढ़ेंगे रूसी क्रांति के बारे में। 1917 में जो रूसी क्रांति हुई, उस समय विश्व इतिहास को यदि हम उठाकर देखें तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। रूस इस युद्ध में मित्र राष्ट्र की ओर से भाग ले रहा था। ये है विश्व इतिहास में रूस की स्थिति। विश्व की दृष्टि से यदि हम देखें तो रूस एक सशक्त राष्ट्र था जिसने फ्रांस जैसे, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे महान शासक को, विजेता को युद्ध में पराजित किया था। इसका अपना एक समृद्ध इतिहास रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में जब ये शामिल हुआ था तो इसके लिए कहा जाता था कि रूसी सेनाएं विश्व में अजय हैं, इनको कोई पराजित नहीं कर सकता। परंतु 1900 के पश्चात यदि हम देखें, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की बात यदि हम करें तो रूस में चाहे जार की नीतियां हो, चाहे निरंकुशता हो या प्रशासन में कुछ कमियां हो, रूसी सेनाएं स्थान पर पराजित हो रही थी। इन सारे कारणों ने मिलकर विश्व इतिहास में रूस की सैन्य स्थिति को बहुत कमज़ोर कर दिया था। तो आज हम इन सारे कारणों पर चर्चा करेंगे। रूस की आंतरिक राजनीति की बात हम करें, सामाजिक व्यवस्था की बात यदि हम करें तो रूस में हम देखते हैं कि वहाँ पर रोमानोव वंश का शासन था। पीटर महान, कैथराइन, अलेक्जेंडर प्रथम, अलेक्जेंडर द्वितीय, अलेक्जेंडर तृतीय जैसे महान शासक इसमें हुए हैं।
रूस का शासक जार कहलाता था और इनकी जो पत्नी होती थी वो जारीना कहलाती थी। 1917 में रूस में जब क्रांति हुई तो रूस का जार था निकोलस द्वितीय और इनकी जारीना थी अलेक्जेंड्रा। इन दोनों के ऊपर रास्पुटिन नामक शासक साधु का प्रभाव था और ये दोनों ही उस साधु के प्रभाव में आकर अपनी शासन नीति को संचालित करते थे। ये कहा जाता है कि जार की जो जारीना थी अलेक्जेंड्रा, ये जर्मन थी और प्रथम विश्व युद्ध में जब रूसी सेनाएं लड़ रही थी तो ये जर्मनी के विरुद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। कहीं ना कहीं जारीना ये चाहती थी कि रूसी सेनाएं इस युद्ध से अलग हो जाए। तो अनेक कारण थे जिसके कारण इस क्रांति की शुरुआत हमें 1917 में दिखाई देती है। आज हम इन सारे कारणों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो रूस में 1917 में जब क्रांति हुई तो ये कहा जाता है कि इस क्रांति से पूर्व 1905 में क्रांति हो चुकी थी, जिसके अनेक कारण थे। रूस की सामाजिक व्यवस्था की बात यदि हम करें तो रूस में दो तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं, एक है अधिकार युक्त वर्ग और एक है अधिकार विहीन वर्ग। जिस तरह से फ्रांसीसी समाज में हम देखा कि कुलीन वर्ग था, पादरी वर्ग था और निम्न वर्ग था, जनसाधारण वर्ग था, वैसे ही रूसी जो समाज है इसमें भी दो तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। एक तो अधिकार युक्त वर्ग जिनके पास शासन की ज़्यादातर भूमि थी, मुट्ठी भर लोग थे, परंतु ये कहा जाता है कि फ्रांस का जो क्षेत्रफल था लगभग 1900 एकड़ जो भूमि थी वो इस मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी। लगभग 20 लाख जो लोग थे उनके हाथ में थी और बाकी की जो जनसंख्या थी, शेष जो जनसंख्या थी उसके हाथ में केवल 1800 एकड़ भूमि थी। तो ये अधिकार युक्त वर्ग, अधिकार विहीन जो वर्ग था, किसान थे, श्रमिक थे, इनका शोषण करते थे। तो किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, श्रमिक वर्ग ये चाहते थे कि इनको भी अपने अधिकारों की प्राप्ति हो। इसके लिए समय समय पर इन्होंने संघर्ष किया। 1905 की जो क्रांति है वो क्रांति भी इसी का परिणाम कहा जाता है कि इससे पूर्व अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए 22 जनवरी 1905 को जब पादरी गेपन के नेतृत्व में ये अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए शांत जुलूस निकाल रहे थे, तब जार के सैनिकों ने इन पर गोलियां चला दी थी और ये कहा जाता है कि यहीं से इस क्रांति की शुरुआत देखी जा सकती है। इसके बाद में जार ने, निकोलस द्वितीय ने जनता की आवाज़ को दबाने के लिए ड्यूमा की व्यवस्था करी, जो निर्वाचित राष्ट्रीय सभा के रूप में हम देख सकते हैं, जो जनता के अधिकारों की व्यवस्था कर दी। परंतु इसको स्वतंत्र रूप से कभी भी निकोलस द्वितीय ने कार्य करने नहीं दिया। इसके अलावा एक ड्यूमा के अलावा राजा द्वारा मनोनीत सदस्यों की एक साम्राज्य परिषद होती थी। तो इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से हम देखें तो रूस में दो तरह की हमें संस्थाएं दिखाई देती है। एक जनप्रतिनिधियों की संस्था जिसको ड्यूमा कहेंगे और दूसरी है साम्राज्य परिषद जो शासक द्वारा मनोनीत व्यक्तियों की संस्था होती थी। तो ये दोनों मिलकर शासन को चलाती थी, परंतु ड्यूमा ने कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं किया। 1906 से यदि हम देखें तो 1906 से लेकर 1917 तक का जो इतिहास है ड्यूमा का, उसमें कभी भी जार ने ये नहीं चाहा कि ड्यूमा स्वतंत्र रूप से कार्य करे या फिर इस तरह की कोई व्यवस्था करे कि जार के अधिकारों में कमी हो जाए। तो कुल मिलाकर हम देखें तो रूस की आंतरिक स्थिति बड़ी शोचनीय बनी हुई थी। ऐसे में यदि हम देखें कि जारशाही की निरंकुशता भी कहीं ना कहीं हावी हो रही थी। रूस का जो जार था अलेक्जेंडर फर्स्ट, वो ये कहता था कि रूस का जार किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। जार अलेक्जेंडर तृतीय था जिसने एक रूस, एक जार और एक चर्च की नीति अपनाई थी। और रूसीकरण की नीति जो रूस के जारों ने अपना रखी थी, रूस के शासकों ने अपना रखी थी, ये रूसीकरण की नीति भी कहीं ना कहीं उनके पतन के लिए कारण साबित हुई है। इसमें हम देखें कि तो रूस की जो जनसंख्या थी ये बहुमिश्रित संस्कृतियों का सम्मिश्रण थी। इसमें पोल, फिन, उज्बेक, तातार, कजाक और आर्मीनियन आदि बहुत सारी जातियां रहती थी जिनकी अपनी अपनी संस्कृति थी, भाषाएं थी, ये अपने अपने कल्चर को मानती थी। परंतु रूस के जार ने इनकी भाषा पर प्रतिबंध लगाया, इनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया और कहा कि नहीं, रूस में रहने वाले केवल रूस के ही लोग होंगे, वो किसी अन्य विचारधारा को नहीं अपनाएंगे। तो इन गैर रूसियों का जब दमन किया गया जार के द्वारा तो ये भी कहीं ना कहीं जार के विरुद्ध उठ खड़े हुए और ये भी चाहते थे कि रूस में
राजतंत्र का अंत हो। ऐसे में हम देखें कि रूस में जो आम श्रमिक वर्ग था, किसान वर्ग था, इनकी स्थिति भी बहुत शोचनीय बनी हुई थी। हालांकि श्रमिकों ने 1905 की क्रांति के माध्यम से अपने अधिकारों की मांग की थी, परंतु उनकी आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा दिया गया था। किसानों की स्थिति बहुत शोचनीय बनी हुई थी, उनके पास भूमि नहीं थी, पूंजीपतियों के पास जाकर ये कार्य करते थे। तो ऐसे में हम देखें तो ये जो भूमिहीन किसान होते थे, जो श्रमिकों के रूप में कार्य करते थे, भूमिहीन किसानों के रूप में कार्य करते थे, इनका शोषण किया जा रहा था। तो रूसी क्रांति कहीं ना कहीं अपने आर्थिक अधिकारों के लिए, अपने सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ी गई थी, रूस के शासक की नीतियों के खिलाफ लड़ी गई थी। और इसमें हम देखें व्यवस्था में इस तरह से परिवर्तन आया कि रूस में हमें 2 क्रांतियां दिखाई दी, एक तो मार्च 1917 में और दूसरी नवंबर 1917 में। मार्च 1917 में जो क्रांति शुरू हुई, इसमें साधारण सी घटना ये थी कि 7-8 मार्च को मजदूर जो थे वो भूख से परेशान हो रहे थे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जब रूस शामिल हो गया था तो ज़्यादातर जो कृषि उत्पादन करने वाले थे सैनिकों के रूप में विदेशी भूमि पर चले गए थे। तो रूस की जनसंख्या में अचानक से कमी हो गई थी, श्रमिकों का अभाव हो गया था, जिससे कृषि उत्पादन कम हो गया था, अनाज की, खाद्यान्न की, कपड़े की, ईंधन की इनकी कमी हो गई थी। तो ऐसे में इस कमी को दूर करने के लिए क्या किया जाए, तो भूख से व्याकुल मजदूर हमें रोटी दो का नारा जब लगाने लगे, पेट्रीगार्ड की जो रोड थी इन पे रोटी की मांग करने लगे और महिलाएं भी जब इसमें शामिल हो गई, तो क्रांति अपने आप से हमें दिखाई देती है जो राजा की और शासक की नीतियों के खिलाफ शुरू होती है। ऐसे में हम देखते हैं कि 11 मार्च को जब सैनिक भी इनमें शामिल हो जाते हैं, सेना गोली चलाने से मना कर देती है इन भूखे लोगों के ऊपर, तो जार को ये लगता है कि अब सत्ता उसके हाथ से निकल गई और इस तरह से वो शासन सत्ता छोड़कर भाग जाता है और मार्च 1917 में राजतंत्र का अंत होता है, क्रांति आ जाती है। अब अस्थायी सरकार के रूप में अस्थायी सरकार रूस की स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है। और ऐसे में हम देखते हैं कि रूस में साम्यवादी दल जो कि 2 रूपों में हमें दिखाई देता है, एक है सोशल डेमोक्रेटिक दल और दूसरा है आप लोगों के साम्यवादी दल, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाले समय में 1898 में जब सोशल डेमोक्रेटिक दल बनता है, तो सोशल डेमोक्रेटिक दल भी 1932 में वोल्शेविक और मेंशेविक इन 2 भागों में बट जाता है। तो नवंबर 1917 में क्रांति आती है वापस से वोल्शेविकों के हाथ में, जो रूस की आर्थिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करता है। और 1917 की रूसी क्रांति अब हम देखते हैं कि इस क्रांति के परिणाम स्वरूप रूस अब प्रथम महायुद्ध से अलग होता है। 3 मार्च 1918 को ब्रेस्ट-लिटोव्स्की की संधि होती है, रूस प्रथम महायुद्ध से अलग हो जाता है और इसके बाद अब रूस में सामाजिक आर्थिक पुनर्निर्माण की शुरुआत देखी जाती है। तो रूसी क्रांति जो रक्तहीन क्रांति थी, जिसमें राजतंत्र का अंत होता है, समाजवाद की स्थापना होती है, साम्यवादी विचारधारा लोकप्रिय होती है, इसके परिणाम स्वरूप हम देखते हैं कि रूस का आर्थिक दृष्टि से विकास शुरू होता है, वहाँ पे सामाजिक समानता की स्थापना होती है और इस क्रांति के परिणाम स्वरूप विश्व में एक नई विचारधारा लोकप्रिय होती है। तो ये है रूसी क्रांति का संक्षिप्त परिचय। इसमें क्या क्या घटनाएं घटित हुई, सभी की चर्चा हम आगे करेंगे।